नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा तो अपने से फिर से पहले वाले स्टेज पे आने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाता है। जब तक आप फोर्स बल जैसे ही आप फोर्स हटाएगा फिर से अपने पहले वाले स्टेज में, उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद डिफॉर्मेशन फोर्स कहता है, जब मान लिया फोर्स लगाया जो हम लोग उसको उसके जिस कारण उसके शेप साइज में बदला हुआ है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। उसको शेप को बदल दिया उसी को डिफॉर्मिंग कहा जाएगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, मतलब कि जैसे ही फोर्स हटाएं पूरा बिल्कुल जैसे था बिल्कुल वैसा ही अपने शेप में आएगा तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। और किसी फोर्स लगा अपने उसका शेप पूरा ही बदल गया उसको हम लोग इनइलास्टिक कहते हैं। जब हम फोर्स लगाएंगे किसी चीज़ को उसके शेप में बदलने के लिए उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसके भी जो अपने अंदर से एक फोर्स लगाता है, जैसे मतलब जो भी पार्टिकल वहाँ का डिस्प्लेस हुआ है वो अंदर से एक फोर्स लगाता है उसको फिर से पहले वाले शेप में लाने के लिए। तो वही जो अंदर से जो फोर्स लगाता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा बराबर होता है और उल्टा होता है। जितना हम लोग बाहर से फोर्स लगाते हैं उसका उल्टा होता है, उसका जो अंदर से फोर्स लगाता है उसमें से इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। जो स्ट्रेस होता है इसका सीजीएस यूनिट में होता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर इन्वर्स स्क्वायर, डी सी एम इन्वर्स स्क्वायर सीजीएस में हो गया। ऐसा ही होता है एन एम एन पर मीटर स्क्वायर, एन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एन एम माइनस टू जो हो जाएगा उसको पास्कल भी कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो गया, डायमेंशन हो जाएगा एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स 2 ये हो जाएगा। चलो स्ट्रेन को देखते हैं। जो लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं जिसके कारण किसी से डिफॉर्मेशन आता है उसी डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेस फिर से पहले वाले में आना चाहता है, स्ट्रेन जो है जो हम लोग लगाते हैं वो हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ, मतलब किसी चीज़ को धक्का लमड़ा दिए मतलब कि उसके लेंथ में चेंज आएगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है उसको कहता है वॉल्यूम स्ट्रेन। ये जो लिक्विड और गैस दोनों में होता है, वॉल्यूम जो लिक्विड गैस में होता है वॉल्यूम में चेंज कर देंगे, मतलब कोई भी फोर्स लगा उसके उसका वॉल्यूम में चेंज आ गया। शियरिंग स्ट्रेन में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलता है, इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलता है वॉल्यूम नहीं बदलता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो उसको शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। शियरिंग जो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा उसका मतलब कि शेप में चेंज होगा। जनरली शेप हमारी पूरी मतलब ऐसे है, पहले ऐसे था इसको बदल के ऐसे टेढ़ कर मार के ऐसे कर दिया, मतलब एस टी की लिमिट में ऐसे ना कोई टूट जाए तो उसी को शियरिंग स्ट्रेन करते हैं। आवृत्ति यानी उसका शेप साइज में बदलाव आ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो पहले ये एल था वही एल बाई एल हो गया। ये जो शियरिंग स्ट्रेन है ये भी शियरिंग स्ट्रेन एस सॉलिड में इसे पाया जाता है। देखिए कुछ लिमिट होता है, मान लिया कोई होगा कुछ लिमिट होता है जब तक मान लिया फोर्स लगाएं किसी चीज़ को ईंट दिए हम लोग तो कुछ लिमिट तक तो छोड़ने के बाद टप से फिर सीधा हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट आता है उसके बाद उससे ज़्यादा हम देंगे तो या तो टूट जाएगा या फिर वो पूरा अपने शेप में नहीं आ पाएगा, मतलब अठाइले रह जाएगा। वो तो वही जो एक लिमिट होता है जिसके कारण जो अपना पहले वाला शेप रिगेन नहीं कर पाता उसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। हुक लॉ क्या होता है, हुक लॉ रॉबर्ट हुक कहता है कि छोटा सा डिफॉर्मेशन जो है बहुत छोटा है, डिफॉर्मेशन फोर्स जो है बहुत छोटा है तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है कांस्टेंट होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। स्ट्रेन के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं। स्ट्रेन जो है यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होता है, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होता है। और जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होने का जो कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस वाला स्ट्रेन तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, लेकिन यंग्स वाला कब हो जाएगा तो उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यानी सिर्फ लंबाई वाला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिर्फ करेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो स्ट्रेस का सिर्फ यूनिट होता है, स्ट्रेन का तो होता नहीं है। तो स्ट्रेस का जो यूनिट डायमेंशन होता है वही इसका भी हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी इसको कहेंगे या फिर एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी। तो होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, इसमें स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल था यहाँ पे स्ट्रेस बता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस बता है वॉल्यूम वाला आ जाएगा तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेन का तो होता नहीं था, सिर्फ स्ट्रेस वाला ये वही यूनिट हो जाएगा। और इसके उल्टा को इसको के बल्क मॉड्यूलस को के से डिनोट करता है, 1/k जो होता है उसी को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यानी किस दबा सकते हैं उसी को कहते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो गया, या शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन आ गया तो रिजिडिटी के लिए हो गया। लॉन्गिट्यूडनल के लिए यंग हो गया, वॉल्यूम के लिए बल्क हो गया और शियर के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। यूनिट तो सबका सेम ही होगा। उसके बाद पॉइजन रेशियो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि इसमें पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन जो भी कहिए आप। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, मान लीजिए तार हो गया, ऐसे एक तार हो गया
तो तार के जब इधर इधर लंबाई बढ़ेगा तो उसका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेकिन जैसे इसको खींचेंगे तो ये ऊपर से पतला भी तो हो जाएगा। मान लिया पहले इतना मोटा था, इसको खींचेंगे तो इससे थोड़ा पतला हो जाएगा और इसका लंबाई जो है बढ़ जाएगा। तो यही जो इधर से भी जो इसको लेटरल स्ट्रेन कहेंगे, इधर जो बड़ा है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। तो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, दोनों में स्ट्रेन बाय स्ट्रेन होगा, दोनों तो वॉल्यूम और उसमें यूनिट डायमेंशन होता नहीं है। तो पॉइजन रेशियो जो है यूनिट डायमेंशनलेस यूनिट क्वांटिटी है, उसको यूनिट भी नहीं होता है पॉइजन रेशियो। प्रेशर का होता है, प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू बाय फोर्स बाय एरिया होता है। इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का खोज जो है ब्लाइस पास्कल के सामान्य पास्कल का आता है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल। जो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया फॉर्मूला होता है, फोर्स इसमें एरिया कॉन्टैक्ट एरिया को जो बढ़ा दे तो हमारा फोर्स जो वहाँ पे क्या होता है, उसे बढ़ाने से जो है प्रेशर को हम लोग हटा सकते हैं। वहाँ पे दलदल वाला ज़मीन उस पर तख्ता रख के चलने से आदमी आराम चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाने से प्रेशर जो है घट जाता है। ऊँट का पैर जो फैला फिर होता है, इससे ऊँट जो है बालू पर चल लेता है आसानी से। बड़ा जो भारी गाड़ी होता है उसका चक्का जो है, टायर का चक्का जो चौड़ा रहता है और पीछे गाड़ी में दो को चक्का लगाया जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाने से उस पर रोड पर जो है प्रेशर कम पड़ेगा। जो गीली माटी में ट्रैक्टर आसानी से गुजर जाता है, पीछे का जो टायर है उसका काफ़ी चौड़ा होता है। जो घर का दीवार बनता है उसका जो बेस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनाता है, इससे बहुत बड़े क्षेत्रफल का जो प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और किसी भी चीज़ को हम लोग एरिया को घटाएंगे तो उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा और आसानी से, मतलब जैसे चाकू छुरी सब होता है उसको नोक बनाया जाता है, वहाँ पे एरिया कम होने के कारण प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। तो डेंसिटी का होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड वॉल्यूम सेल्सियस के पर मीटर क्यूब हो जाता है। हम लोग डेंसिटी से कोई चीज़ कितना शुद्ध सोना नाप सकते हैं। ऐसे कि सोना घनत्व होता है 19,300 और पानी का होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसमें लैक्टोमीटर जो दूध नापा होता है उसमें भी वही रहता है, डेंसिटी नापा रहता है। सोना का 19,300, पानी का 1000। थ्रस्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए बर्तन इसमें पानी रखा हुआ है तो इसमें इधर नीचे ही फोर्स लगेगा और उसके साइड में फोर्स लगेगा। लेकिन अगर किसी भी लिक्विड द्वारा अगर जो फोर्स लगाया जा रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर है, किसी भी सरफेस पर इसमें परपेंडिकुलर जो बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसी को हम लोग थ्रस्ट करेंगे। हालांकि बिल्कुल फोर्स जैसे होता है जैसे इसका न्यूटन, ऐसा यूनिट तो न्यूटन ही होता है। अब अगर थ्रस्ट और प्रेशर में अंतर क्या है, तो प्रेशर जो है पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया पर यूनिट एरिया है, और थ्रस्ट जो है पूरे एरिया पर जो लग रहा है उसी को थ्रस्ट कहते हैं, और फोर्स जो है प्रेशर जो है पर यूनिट एरिया पे है। अब लिक्विड में प्रेशर को देखते हैं तो पहला आता है कि जिसमें मान लीजिए कंटेनर, तो कंटेनर के इनर सरफेस पे इधर से प्रेशर लगाता है और उसका किसी मतलब पानी है, इसमें किसी प्वाइंट पे इसका प्रेशर देखेंगे तो सब डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगा। उसका जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर जो है बढ़ते जाता है। जो प्रेशर होता है लिक्विड में, प्रेशर लिक्विड होता है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जब लिक्विड का डेंसिटी होता है लिक्विड का जो प्रेशर होता है दोनों प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई लिक्विड जो बंद कंटेनर में है तो उस पर प्रेशर डाला जाएगा तो सब डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाएगा, और उस पर और बंद लिक्विड में प्रेशर लगाएगा तो सब डायरेक्शन में जो है सेम प्रेशर लगाएगा। इसी को पास्कल का नियम कहा जाएगा। और बंद होना चाहिए उसमें प्रेशर लगाएगा सब डायरेक्शन में सेम लगेगा। और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वो सब इसी पर काम करता है। तो किसी भी चीज़ को पानी में डालेंगे तो पानी उस पर से ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसको बायोंट फोर्स कहा जाता है। जो बायोंसी का प्रॉपर्टी है वो सभी लिक्विड में होता है, सभी लिक्विड में होता है और गैस में भी होता है। बायोंसी पर ही आर्किमिडीज अपना आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिए थे, उसको देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जब किसी वस्तु को पानी में हम लोग डालेंगे तो जितना वजन का वो पानी हटाएगा उतना ही वजन का उसका वेट भी घट जाता है। और मान लीजिए कि ना हो गया पानी में वहाँ से पानी का 10 किलो का पानी हटाया तो उसका ही वजन अब 10 किलो घट जाएगा। जैसे ही कोई भी चीज़ पानी में जाता है उसको 2 को फोर्स लगता है, जो वस्तु है नीचे फोर्स लगाता है और जो पानी का जो बायोंसी है ऊपर फोर्स लगाता है। इसी कारण देखते हैं क्या क्या होता है, डूबता है बचता है। देखते हैं यहाँ पर W2 जो है वो बायोंसी है और W1 जो है वो ऑब्जेक्ट का वजन है। अगर W1 ज़्यादा होगा W2 से, यानी कि वस्तु का भार ज़्यादा होगा तो नीचे डूबता जाएगा। वही जब W1 और W2 जो बिल्कुल बराबर होगा तो पूरी तरह से डूब कर तैरेगा। इस समय क्या होगा, दोनों का डेंसिटी बराबर हो जाएगा। W1 जो W2 से बड़ा था उसमें डेंसिटी जो था वो अधिक था। फिर अगर W1 जो छोटा हो जाए W2 से, उसमें क्या होगा, पार्शियली डूब के, मतलब कि पानी में हल्का सा डूब के चलेगा ना, वो जो है सही चलता है। इसके लिए कैसे होना चाहिए, जो वस्तु का डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम होना चाहिए तभी जाके तैरेगा। जैसे कि इसी के यूज देखते हैं, जैसे कि लोहा या फिर नॉर्मल सुई कांटी से पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी को पीट कर नाव का शेप दे देते हैं तो क्या करता है कि वो अपने वजन से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देता है। इसके कारण वो जो है मतलब तैरने लगता है। आदमी का जो शरीर होता है, शरीर का डेंसिटी कम होता है, लेकिन आदमी के जो माथा होता है का सिर, उसका जो है पानी की डेंसिटी से अधिक होता है, इसीलिए आदमी जो है पानी में डूबने लगता है।
समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा होता है इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जो बर्फ़ होता है उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है इसलिए तैरता है। जब बर्फ़ पानी में डालते हैं तो उसका 11/12 भाग जो है वो पानी में डूब जाता है और 1/12 भाग जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन उसी बर्फ़ को अगर समुद्र के पानी में डालेंगे तो उसमें 8/9 भाग डूबता है, 1/9 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है क्योंकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा रहता है। नॉर्मल पानी में 11/12 डूबता है और समुद्र के पानी में 8/9 डूबता है। समुद्र में बड़का बड़का जहाज बर्फ़ के टुकड़े जो चट्टान है जो है पानी में तैरते रहता है। उसका बस 1/9 भाग ही ऊपर से दिखता है। इसे टकराने का खतरा बनता है जब कोहरा वाला रात होता है। टाइटैनिक जहाज जो है इसी प्रकार के से टकराया गया था। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी होता है कि उस वस्तु का डेंसिटी, तो कोई भी सब्सटेंस जिस पर हम लोग निकालना चाहते हैं, जैसे कि मतलब वस्तु का डेंसिटी हो गया, पानी पर निकाल रहे हैं तो पानी का डेंसिटी, इसी को रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। इसमें इसका जो यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, डेंसिटी से डेंसिटी कट जाता है, इसीलिए इसको हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। नॉर्मल इसका हो गया डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है कि पानी का जो बूंद है वो चाहता है कि सिकुड़ जाए, सिकुड़ के एरिया बड़ा है, जिसको कि सरफेस टेंशन कहता है। सरफेस टेंशन का मतलब कि पानी के जैसे ही बूंद गिराएंगे वो अपने आप में ये गोल बन के ज़मीन पर आ जाएगा। ऐसे नहीं है पूरा बह के ऐसे लिपापोती नहीं हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर एक सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन मान लीजिए कोई पानी उनी अगर ड्रॉप हो गया तो वो ऐसे तो मतलब उसका अंदर में एक फोर्स लगेगा, उसके बाद जितना बड़ा उसका लेंथ है, जितना बड़ा लेंथ है तो फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ हो गया सरफेस टेंशन। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। पानी का सरफेस टेंशन 72.9 × 10⁻³ होता है और मरकरी का होता है 886 × 10⁻³ होता है। इनका सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर आता है सीजीएस यूनिट सरफेस टेंशन का। पानी के लिए 72.9, मरकरी के लिए 486। ये कहता है कोहेसिव फोर्स, ये कहता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है जो खुद में अंदर से लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। एडहेसिव फोर्स होता है तो दूसरे चीज़ से लगाता है। जैसे उसका एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है कि दो लिक्विड का ड्रॉप जो है मिलकर एगो बन जाता है। अब एडहेसिव फोर्स देखते हैं क्या, ब्लैक पेपर चौक से लिखाता है, कागज़ पर पेंसिल से लिखता है। मान लीजिए हम लोग शीशा का प्लेट लिए, उसको पानी में डालते भीग के हो जाता है। क्योंकि जो पानी का आपस में जो कोहेसिव फोर्स होता है उससे ज़्यादा एडहेसिव फोर्स होता है। पानी और शीशा के कटोरी के बीच में उससे ज़्यादा का फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पानी जो है प्लेट को भिगा देता है। वही अगर मरकरी को हम डालेंगे इस पर, क्या बोलते हैं, वो शीशा के कटोरी पे, तो मरकरी जो है उसको नहीं भिगा पाएगा। क्यों? क्योंकि मरकरी के जो कोहेसिव फोर्स है वो मरकरी और शीशा के बीच जो एडहेसिव फोर्स है उससे ज़्यादा है। कोहेसिव अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं भिगाएगा, एडहेसिव अगर ज़्यादा हो जाएगा तो चीज़ को भिगा देगा। मोलिकुलर रेंज 10⁻⁹ मीटर से कम, इतना ही रेंज होता है मोलिक्यूल का, उसके बाद काम नहीं करता है। इतना ही पतला है, वो सीट ले लीजिएगा, उसको सरफेस फिल्म कहेंगे। उससे जो एनर्जी निकलेगा पर यूनिट एरिया से उसको सरफेस एनर्जी करते हैं, उसको Jm-2 यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि इसमें पानी पड़े तो पानी देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इससे कैसे बना रहा है। जो लिक्विड अगर सॉलिड को भिगाएगा तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल बनता है, और वो नहीं भिगाएगा तो 90 डिग्री ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे मरकरी को रखा गया था, मरकरी जो है उसको नहीं भिगा पा रहा है, इसलिए इसे टेढ़ा जैसे बन रहा है। शुद्ध जल को और पानी में डालेंगे तो 0 डिग्री बनाता है, बिल्कुल ऐसे रहता है, एकदम ऐसे 0 डिग्री का बनाता है। लेकिन नॉर्मल वाटर जो है वो 8 डिग्री का बनाता है, मरकरी जो है 135 डिग्री का बनाता है। यहाँ पे मरकरी देख सकते हैं 135 डिग्री का बना रहा है। सरफेस टेंशन में कुछ एग्जांपल तो लिखे, जैसे कि पानी पर सुई डालने से सुई जो टैले लगता है सरफेस टेंशन के कारण होता है। साबुन का बुलबुला बनने के कारण जो वही सरफेस टेंशन है। साबुन का बुलबुला के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर से अधिक होता है। तो जो कलर करने वाला ब्रश होता है इसको पेंट में लगाया है, उसका ब्रश पूरा बिखर जाता है, ऐसे ही उससे बाहर निकल जाता है, आपस में चिपक जाता है। सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। दो शीशा लीजिए एकदम पूरा, और उसमें बीच में पानी ला के उसको रख दीजिए, इतना ज़्यादा चिपक जाएगा कि हटाने में बहुत दिक्कत होता है सरफेस टेंशन के कारण ही। कांच के सिरे को जब गर्म किया जाता है तो पिघला कांच का गोला हो जाता है, यह पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। और तालाब या पानी में जो मिट्टी का तेल डालेंगे तो क्या होगा कि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे मच्छर का लड़वा नीचे डूबकर मर जाता है। और मिट्टी तेल डाल लेंगे तो पिघला हुआ शीशा होता है वो सरफेस टेंशन के कारण गोल गोल बन के जम जाता है। पर सरफेस टेंशन के कारण वर्कसा जो होता है गोल गोल होता है। जो समुद्र में बहुत ज़्यादा लहर आता है तो उसमें क्या करता है कि जहाज जो है वो तेल छोड़ता है पानी में। तेल छोड़ने के कारण क्या होता है कि सरफेस टेंशन घटता है और लहर का जो ऊंचाई होता है वो ऊंचाई थोड़ा कम हो जाता है।
और कपूर को हम लोग शुद्ध जल पर डालेंगे, सरफेस टेंशन के कारण जो उसका इधर उधर सब फैल जाता है। जो गर्म खाना होता है वो ठंडा खाने के कारण ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि उसका गर्म खाने का सरफेस टेंशन जो होता है, ठंडा खाना सरफेस टेंशन से कम होता है, जीभ पर फैलता है, ज़्यादा एरिया में फैलता है। सरफेस टेंशन देखते हैं, ये जैसे नॉर्मल सरफेस टेंशन से पानी का देखें तो हवा के साथ 7.2 होगा और वाटर वेपर के साथ 7 होता है। किससे किससे इसमें फ़र्क पड़ता है, और उसमें हम लोग उसको हम लोग गंदा करें और इसको गंदा करें तो सरफेस टेंशन घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से भी सरफेस टेंशन घटेगा। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से भी टेम्परेचर सरफेस टेंशन घटेगा। गंदा करने से घटेगा, टेम्परेचर बढ़ने से घटेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से घटेगा। उसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ मिलाए, जैसे सरफ मिलाए, सरफ मिलाने से जो है घटेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक अगर नमक मिलाए तो नमक मिलाने से उसका सरफेस टेंशन जो है बढ़ेगा। सरफेस टेंशन जो है डेंसिटी बदलने से बदलता है। कैपिलरी कहता है, जैसे कैपिलरी ट्यूब किसमें डालेंगे तो अगर उसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा कम होगा तभी जाके उसमें कैपिलरी ट्यूब ऊपर जाएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कैपिलरी ट्यूब में वो नीचे ही जाएगा। जैसे मान लिया मरकरी में हम कैपिलरी ट्यूब उठ रहा है तो मरकरी जो है उसमें ऊपर नहीं जाएगा, मरकरी नीचे ही जाएगा। लेकिन पानी में कैपिलरी ट्यूब को जाएगा तो पानी जो है कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाएगा। इसका रेडियस जितना कम रखा जाएगा कैपिलरी ट्यूब का उतना ही ज़्यादा ऊपर जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मानिए लालटेन में हम लोग किरासन तेल डाल के उसमें जो बत्तियाँ डालते हैं तो कैपिलरिटी के कारण इसमें जो है किरासन ऊपर जाता है। जब पेड़ में हम लोग पानी देते हैं तो कैपिलरिटी, बहुत सारा कैपिलरिटी होता है स्टीम और लिप्स के पास, जिसके कारण जो स्टीम और रूट्स के वजह से थ्रू पानी जो ऊपर पहुँचता है पेड़ के पत्ता तक। तो माटी के ढेला को हम लोग पूरा बिना डूबने वाला पानी में रखें तो धीरे धीरे पूरा जो है डूब जाएगा कैपिलरिटी के कारण। उसके बाद जो पहले आता था फाउंटेन पेन से जो रहता था उसको एक बार इंक में डुबा के जब लिखा जाता था, इंक में जैसे ही डुबाया जाता था कैपिलरिटी ट्यूब रहता था, उसमें थोड़ा सा इंक भर जाता था और लिखते टाइम वही गिरता था। जो लिखते हैं वो ग्रेविटेशन का लिख पाते हैं, ग्रेविटेशन का उसमें से निकलता था, जो चढ़ता था वो कैपिलरिटी का था। या फिर मान लीजिए जल से पानी में बाल्टी में पानी है उसमें तौली का आधा डाल देंगे तो आधा धीरे 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 पूरा तौलिया भीग जाता है डाल के छोड़ देने पर कैपिलरिटी के कारण। विस्कोसिटी किसको कहते हैं, जैसे गाढ़ापन को विस्कोसिटी कहते हैं। जितना गाढ़ा होगा मतलब अपने अंदर में उतना ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा विस्कस होता है। जैसे हनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब में ज़्यादा विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ लिक्विड का विस्कोसिटी जो है वो घटता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से घटता है। गैस का जो है बढ़ता है विस्कोसिटी, लिक्विड का विस्कोसिटी घटता है। ये लिक्विड और गैस दोनों में होता है। लिक्विड में कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, गैस में जो डिफ्यूजन होता है उसके कारण होता है। विस्कोसिटी को नापने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको ऐसे यूनिट होता है केजी पर मीटर सेकेंड या फिर NSM-2 NSM-2 केजी पर पास्कल सेकेंड इसको कहते हैं। इसका सीरियस यूनिट पॉइज होता है, विस्कोसिटी का सीरियस यूनिट पॉइज होता है। एक NSM-2 में 10 पॉइज होता है, 10 पॉइज होता है। अब स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, मान लीजिए किसी भी और मान लीजिए कोई चीज़ फ्लो कर रहा है, लिक्विड ही फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो समय के साथ नहीं बदलता है, उसको स्ट्रीमलाइन कहेंगे एकदम। टर्बुलेंट मोशन कब कहेंगे, टर्बुलेंट मान लीजिए उसको एक प्रवाह से नहीं बह रहा है, उसका फ्लो जो है बढ़ते घटते रह रहा है तो टर्बुलेंट कहेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, अगर इसके ऊपर अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के से ऊपर अगर ऊपर बह रहा है मतलब बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट है पानी का फ्लो तो उसको जो है टर्बुलेंट कहेंगे। उसके क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है उसको वहीं पे एक तो डिसाइडिंग फैक्टर ही कहेगा, उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब जैसे स्टोक्स फार्मूला देखते हैं, स्टोक्स फार्मूला कैसे, मान लीजिए कि कोई विस्कस लिक्विड है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को गिरा है तो विस्कस होने का नहीं क्या होगा कि इसको अपोज करेगा, जो गिर रहा है इसको अपोज करेगा। अपोज करने के बाद एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरने लगेगा। वही जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरने लगेगा कुछ देर बाद उसी को हम लोग इसको स्टॉक्स के द्वारा बदलाएगी। और जब वही जो पॉइंट होगा जब एकदम उसमें कंटेनर में थोड़ा देर अपोज करने के बाद एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरने लगेगा, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। और कोई ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस r है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, वो एक वेलोसिटी से v से गिर रहा है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लिया तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा F=6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV इसी को स्टोक्स फार्मूला कहा गया। इसी फोर्स से उसको अपोज की कर रहा होगा लिक्विड जो है वैसे है 6 पाई ईटा RV, इसको स्टोक्स फार्मूला कहा जाता है। जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, यानी जितना ज़्यादा अधिक उसका रेडियस होगा उसका टर्मिनल वेलोसिटी उतना ही अधिक होगा। स्टोक्स का जो हुआ है विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हवा में क्या होता है कि जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होता है उस पर हवा जो है कंडेंस होता है, जम जाता है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बनाता है। इनका वजन इतना होता है हवा में कि जो विस्कस फोर्स हवा लगाता है
तो वो क्या होता है कि बादल जो है अपने टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, उसका उसी तरह हवा में तैरने लगता है इधर से उधर। तो पानी के जो बूंद होता है, जो छोटा छोटा बूंद होता है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली पहुँच रहा है आर के स्क्वायर से, तो छोटा बूंद होता है वो धीरे धीरे गिरता है, जो बड़ा बूंद होता है वो आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल जो है जल्दी से गिर जाता है। एक आदमी पैराशूट से लेकर जो कूदता है वो शुरुआत में बहुत तेज़ी से गिरता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी उसको अचीव कर देता है, उसके बाद धीरे धीरे लैंड करता है धरती पे। स्टोक्स फार्मूला से ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिसाइड किया गया मिलीकन के द्वारा, उसमें स्टोक्स फार्मूला का यूज हुआ था। बर्नौली थ्योरम को देखते हैं। बर्नौली थ्योरम के मेनली समझते हैं कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पानी के वेलोसिटी जो है वो कम होगा, उसका वेलोसिटी कम होगा, यानी प्रेशर वेलोसिटी जो है इन्वर्सली रिलेटेड है। यही है बर्नौली का थ्योरम। इससे कुछ ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, इसको और भी देखते हैं। बर्नौली थ्योरम दो कुछ है, प्रेशर अपोजिट होता है वेलोसिटी के, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर को जोड़ेंगे तो कांस्टेंट आएगा। जैसे कि वहाँ पी वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया, पी प्रेशर हो गया, पी जी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है कांस्टेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, हमारे नदी का पानी है, फिर मान लीजिए ये नदी का पानी है, इसका जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी सरफेस पे इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और नीचे वाले सरफेस पे फ्लो उतना ज़्यादा नहीं होता है। ऊपर क्यों कि ऊपर वाला सरफेस पे जो है प्रेशर कम है, ऊपर सरफेस पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। और नीचे वाले में क्या है, प्रेशर जो है ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, कम है। प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, इसलिए नीचे वाला जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं बहता है। कहते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से क्या होता है कि नाली में जो है, नाली में पानी कितना स्पीड से बह रहा है उसको वेंचुरीमीटर से नापते हैं। बर्नौली थ्योरम पे ही बेस्ड है। जैसे एक ट्रेन आता है, जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आता है तो क्या होता है, ट्रेन की स्पीड के कारण हवा का जो है वेलोसिटी बढ़ जाता है। हवा का वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने का जितना होगा बड़ा कागज टुकड़ा ये सब होता है, ये सब जो उस ट्रेन की तरफ जाने लगता है, प्रेशर ये सब घट जाता है। स्प्रे पेंटिंग मशीन जो है वो भी बर्नौली की तरफ पे काम करता है। स्प्रे पेंटिंग मशीन जो टीना उना भी उड़िया देता है आंधी पानी में, वो सब जो बर्नौली थ्योरम पे ही काम करता है।